नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि मंत्री मोदी सरकार की किसान विरोधी साजिश उजागर हो गई है और इनके अहंकार को किसान चूर कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने दिया ये बड़ा बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सरकार में आते ही 24 घंटे में खत्म कर देंगे अग्निपथ योजना, अखिलेश यादव का ऐलान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि महायुति में एक अनार 100 बीमार की नौबत, सीट शेयरिंग बन रहा है सिरदर्द, बीजेपी को लगेगा झटका। खबर में आगे जिक्र होगा कि जिसे गुजरात से बाहर कर दिया था भ्रष्टाचार का सरगना कहे जाने पर अमित शाह पर भड़के शरद पवार। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि 5 मिनट बोलने दिया, माइक भी बंद कर दिया। नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर निकली ममता बनर्जी और दिया ये बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि माइक अब बंद नहीं हो सकेगा क्योंकि जनता ने विपक्ष को कर दिया है मजबूत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान। कृषि मंत्री के बयान से मोदी सरकार की किसान विरोधी साजिश उजागर हो गई है और इनके अहंकार को किसान चूर करेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एमएसपी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान को जलेबी भाषण करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इससे किसानों के खिलाफ मोदी सरकार की साजिश उजागर हो गई है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश का अन्नदाता एमएसपी से इनकार के लिए इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने सीधा और स्पष्ट सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत सरकार किसान संगठनों की मांग के अनुरूप एमएसपी की कानूनी गारंटी देगा, लगभग 30 मिनट तक वो सवाल का जवाब देने से बचने के लिए इधर उधर की बातें करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुद्दा चावल, गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी का था, लेकिन मंत्री जी सिर्फ जलेबी भाषण देते रहे। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि देश के अन्नदाताओं की रोटी छीनने का भाजपाई षड्यंत्र आज संसद के पटल पर उजागर हुआ। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की किसान विरोधी मानसिकता की कलई आज सरेआम खुल गई है। मोदी सरकार की ओर से देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाने से इनकार कर दिया गया है और फसल की औसत लागत से 50% अधिक एमएसपी निर्धारित करने से भी इनकार कर दिया गया। औसत फसल लागत में पारिवारिक श्रम और भूमि का किराया भी शामिल है। मोदी जी ने 50% मुनाफे का वादा किया था, लेकिन सरकार ने मना कर दिया है। तो दोस्तों, ये बयान दिया है रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने दावा किया है कि 72 करोड़ किसान मोदी सरकार के इस अहंकार को कभी माफ नहीं करेंगे। सुरजेवाला ने आगे कहा कि आज संसद में जो हुआ वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन है। देश का किसान और खेतीहर मजदूर मोदी सरकार के इस काले दिन को याद रखेगा और उनके अहंकार को चकनाचूर भी करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार में आते ही 24 घंटे में खत्म कर देंगे अग्निपथ योजना, अखिलेश यादव ने कर दिया खुला ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को दोहराया कि वो सत्ता में आते ही सैनिकों की भर्ती की इस अल्पकालिक अग्निपथ योजना को 24 घंटे में रद्द कर देंगे। अखिलेश यादव ने हाल में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी लगभग सभी रैलियों में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर अग्निवीर भर्तियों का रद्द करने का वादा किया था। उन्होंने शनिवार को भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि सत्ता में आते ही 24 घंटे में ये अग्निपथ योजना रद्द हो जाएगी। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा में समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली भर्ती योजना बताया है। उन्होंने सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल किए जाने की मांग करते हुए कहा कि अग्निवीर पर यही मांग हमारी पुरानी भर्ती की फिर हो बहाली। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी बल में महत्व यानी कि वेटेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अग्निपथ योजना में जो 4 साल के लिए जो नौकरी हमारे जवान वीरों को मिलेगी उनको और आगे की नौकरी भी मिलनी चाहिए या फिर इस योजना को रद्द ही कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, महायुति में एक अनार 100 बीमार की नौबत, सीट शेयरिंग बन रहा है सिर दर्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के लिए एक अनार 100 बीमार जैसे हालात बन गए हैं। आलम यह है कि यहाँ पर सीट शेयरिंग सिर दर्द बनता जा रहा है। एक तरफ भाजपा के सहयोगी दल हिस्सेदारी की उम्मीद में दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं
भाजपा नेता ये कहकर साथियों को हताश करने में जुटे हैं कि उनकी पार्टी सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। गौरतलब है कि हालिया लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से उसके हिस्से मात्र 17 सीटें आई हैं। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में महायुति के पिछड़ने की कई वजह थी और इनमें से एक बड़ी वजह सीट शेयरिंग भी रही। ऐसे में भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में फूक फूक कर कदम रखने की तैयारी में है। पिछले कुछ अरसे से महाराष्ट्र में वैसे भी सियासी सुगबुगाहटें काफी तेज हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा एक बार फिर सहयोगियों के लिए पीछे हटती है या नहीं। महाराष्ट्र में भाजपा ने पहले ही सहयोगियों के लिए काफी समझौते किए हैं। जब महायुति गठबंधन की सरकार बनी तो भाजपा ने सीएम पद एकनाथ शिंदे को दे दिया, लेकिन अब सीट शेयरिंग में पेच फंस रहा है। दोस्तों, एनडीटीवी के मुताबिक भाजपा कुल 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना 100 सीटों से कम पर राजी होने के लिए तैयार नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भ्रष्टाचार का सरगना कहे जाने पर अमित शाह पर भड़के शरद पवार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था और इनके इस बयान पर अब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने पलटवार किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को याद दिलाया है कि कैसे उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके गृह राज्य गुजरात से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था। अमित शाह पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुझ पर हमला बोला था और कुछ बातें कही थी। उन्होंने मुझे देश के सभी भ्रष्ट लोगों का कमांडर कहा था। अजीब बात है कि गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से निष्कासित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जिसे निष्कासित किया गया था वो आज गृह मंत्री है। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिनके हाथों में ये देश है वो लोग किस प्रकार गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। वरना मुझे 100% विश्वास है कि ये देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के सिलसिले में उनके गृह राज्य से 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। 2014 में उन्हें बरी कर दिया गया। 21 जुलाई को महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा के एक सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार है और इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 मिनट बोलने दिया, माइक भी बंद कर दिया। नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर निकली ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को नाराज होकर नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर गई। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे ही उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से कम फंड मिलता है, मेरा माइक बंद कर दिया गया। ममता ने यह भी कहा कि उनसे पहले लोगों को 10 से लेकर 20 मिनट तक बोलने दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो विपक्ष से एकमात्र मुख्यमंत्री थी जो इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थी, इसके बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने इसे अपना अपमान बताया है। नीति आयोग की बैठक से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी मीडिया से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि बोलने के लिए इतना कम समय मिलने को लेकर मैंने अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद वे बाहर चली आई। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल को मिलने वाले बजट के बारे में बोलना शुरू किया, इसके बाद ही मेरा माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में ऐसा करना न सिर्फ बंगाल बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। इतना ही नहीं, ममता ने यह भी कहा कि मीटिंग एनडीए के सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा था। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पूछा कि आप मुझे रोक क्यों रहे हैं, आप मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो ममता ने कहा कि मैंने ये भी कहा कि मैं एकमात्र मुख्यमंत्री हूं जो विपक्ष से हूं और आप मुझे ही बोलने से रोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बरसते हुए कहा कि मैंने ये भी सवाल उठाया कि आप लोग अपनी पार्टी और सरकार के लोगों को ज़्यादा समय दे रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा स्थापित आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए। बनर्जी ने कहा था कि मैं नीति आयोग को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाऊंगी और इसके पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए साल में एक बार बैठक करते हैं। कृपया योजना आयोग को फिर से वापस लाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर नीति आयोग की बैठक में एकमात्र विपक्षी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन वहाँ पर उनको बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया, माइक भी बंद कर दिया गया और उन्होंने इसको लेकर आवाज़ उठाया है और इसके बाद जमकर भड़की हैं ममता बनर्जी और बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल आई हैं ममता बनर्जी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पथ योजना पर गरमाई सियासत, पीएम
मोदी के भाषण पर खड़गे ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पर कारगिल विजय दिवस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। खड़गे की आलोचना मोदी द्वारा द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर एक संबोधन के दौरान अग्निपथ योजना की आलोचना के लिए विपक्ष पर निशाना साधने और उन पर सेना को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद सामने आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जैसे अवसर पर भी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, ऐसा खड़गे ने कहा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दावा कि उनकी सरकार ने सेना के आदेश पर अग्निपथ योजना लागू सरासर झूठ और हमारे बहादुर सशस्त्र बलों का अक्षम्य अपमान है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी आप ही हैं जो झूठ फैला रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख सेवानिवृत्त जनरल MM नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 75% भर्तियों को स्थायित्व के लिए लिया जाना था और 25% लोगों को 4 साल बाद जाने दिया जाना था, लेकिन मोदी सरकार ने उसका उल्टा किया और इस योजना को तीनों सशस्त्र बलों के लिए जबरन लागू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व सेना प्रमुख सेवानिवृत्त जनरल MM नरवणे ने अपनी पुस्तक में, जिसे मोदी सरकार ने प्रकाशित होने से रोक दिया, ये भी कहा कि अग्निपथ योजना सेना और नौसेना और वायुसेना के लिए चौंकाने वाली थी, बल ये अचानक से बोल्ट की तरह आया। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी अचानक गाड़ी रुकवा कर मोची की दुकान पर पहुंचे और परिवार के साथ बातचीत कर जानी उनकी समस्याएं। जहां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में यूपी के सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश हुए और इस दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो लखनऊ एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में एक मोची की दुकान पर रुके और इस दौरान राहुल गांधी ने मोची से काफी देर तक बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रास्ते में गाड़ी रुकवा कर मोची का काम करने वाले परिवार से मुलाकात की और हम इन मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। सड़क से संसद तक इनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इनका वर्तमान सुरक्षित और भविष्य खुशहाल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी सुनवाई के बाद जब लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे तभी रास्ते में एक मोची की दुकान पर अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली के GTB नगर पहुंचकर रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात की थी। उन्होंने मजदूरों से उनके जीवन की कठिनाइयों और रोजगार से जुड़ी समस्याओं के बारे में जाना था। उन्हें समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया था। दोस्तों, रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त को तय की है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वो संसद की कार्रवाई छोड़कर न्यायालय में पेश हुए हैं और उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनसे मैं इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कराया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कावड़ रूट पर नाम लिखने वाली रोक जारी रहेगी, यूपी सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर से हरिद्वार तक कावड़ यात्रा के रूट पर रेस्टोरेंट ढाबों को मालिक का नाम लिखने के आदेश पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक बने रहने का आदेश दिया और यह आदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले कावड़ रूट पर आते हैं और यहाँ आदेश जारी किया गया था कि रूट पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य खाने पीने की दुकानों के मालिक अपना नाम एक बोर्ड पर जरूर लिखें। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अब उस रोक को जारी रखा है। यह आदेश 5 अगस्त जारी रहेगा और उसी दिन अगली सुनवाई होनी है। वहीं शुक्रवार की सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने नाम लिखे जाने के आदेश को सही ठहराते हुए एफिडेविट दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि शांति बनी रहे। यूपी सरकार ने कहा कि हम लोगों की आस्था का सम्मान करना चाहते हैं, इसीलिए ये आदेश दिया गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ऐसा हुआ था। योगी सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके अलावा अदालत ने कावड़ यात्रा के रूट पर नाम लिखे जाने वाले आदेश के समर्थन में दाखिल अर्जी को भी खारिज कर दिया।
कोर्ट ने इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया और इस अर्जी में कहा गया था कि यह आदेश सही है और धार्मिक मान्यता के अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखने वाला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश राज में हुए 50 घोटाले सही जांच हो तो आज उन पर भी आ जाए, तेजस्वी यादव ने कर दिया है ये बेहद बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश राज में 50 घोटाले हुए हैं, अगर ईमानदारी से जांच हो तो मुख्यमंत्री पर भी इस जांच की आंच आ सकती है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर कहा कि हमें तो पहले से पता था कि बीजेपी एनडीए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी और जेडीयू भी नौटंकी कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सच है कि नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। सृजन घोटाला, बालिका गृह समेत नीतीश राज में 50 घोटाले हुए। अगर निष्पक्षता से जांच हो तो नीतीश कुमार को भी इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बिहार में सियासत गरमाई हुई है और नीतीश कुमार पर लगातार तेजस्वी यादव हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बस एक छोटे से संशोधन के साथ बिहार जैसे अन्य गरीब राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। कई बड़े बड़े संशोधन पहले भी हुए हैं। हमारी पुरानी मांग है, जब बिहार बटा था तब हमारी माता राबड़ी देवी ने तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन एनडीए के लोगों ने बिहार को धोखा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश तो कहते थे कि वो सड़क पर आंदोलन करेंगे, अब एक शब्द भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नहीं बोल रहे हैं। अगर नीतीश जी चाहे तो ये हैसियत रखते हैं अभी, क्योंकि उनकी बदौलत सरकार है अभी। अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहा है तो आपका वहाँ क्या काम। वहीं आरजेडी एमएलसी राष्ट्रीय सुनील कुमार सिंह की बिहार विधान परिषद की सदस्यता पर मंडरा रहे खतरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो तानाशाही है, बेईमानी है। किस आधार पर आप किसी का भी मेंबरशिप ऐसे ही खत्म कर देंगे? लेकिन आप याद करिए, जिन जिन लोगों की सदस्यता खत्म की है, जनता का क्या जवाब रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की, महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप खत्म की, जनता ने जवाब दिया तानाशाही सरकार को। और नीतीश कुमार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर हमला। कहा हमारी सरकार में राजस्थान को केंद्र से कम मिली सहायता। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के बजट के बाद से ही मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं अब सीएजी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकाल के दौरान राजस्थान को केंद्र सरकार की तरफ से कम वित्तीय सहायता मिली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान हम बार बार सदन में बात उठाते थे कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। सीएजी रिपोर्ट ने केंद्र सरकार से राजस्थान को वित्त वर्ष 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की सहायता कम मिलने की पुष्टि की है। पूरे 5 साल में केंद्र सरकार से राजस्थान को करीब 76,000 करोड़ रुपए की सहायता कम मिली है। राजस्थान की पिछली सरकार में सीएम रहे अशोक गहलोत ने आगे कहा कि 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल केंद्रीय करों का 41% राज्यों को देय होता है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 6.026% था, परंतु राज्यों को देय 41 हिस्से के स्थान पर केंद्र द्वारा वास्तविक रूप से केंद्रीय करों का मात्र 30 से 33% हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता रहा, जिसके कारण वित्त वर्ष 2019 में 10,284 करोड़ रुपए और 2020-21 में 13,974 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार से कम मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा डिविजिबल पूल की राशि कम करने के कारण राजस्थान को नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान की जनता ने अपने हक के साथ हुई खिलवाड़ को पूरी गंभीरता से लिया और 2 बार लगातार 25 में से 25 सीटें जीतने वाली भाजपा को 14 सीटों पर समेट दिया। अब केंद्रीय बजट में भी ना ईआरसीपी को कुछ मिला और ना ही राजस्थान के कोई विशेष पैकेज मिला। अब जनता बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है एवं उचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही जनता बीजेपी को जवाब देगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में योगी नहीं दूसरे शख्स हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अनबन को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। वहीं साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। यूपी की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं यूपी सरकार में से किसी को तोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि अंदर बड़ा झगड़ा चल रहा है, लेकिन झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली
तक चल रहा है। ऐसे में विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगा है कि कोई बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए तो उसे कुर्सी पर बैठाने के लिए कोई ऑफर आश्वासन दे तो क्या गलत है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो खुद कितने ताकतवर हैं, हमारे बैठने से कोई कुर्सी पर थोड़ी बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन तो नहीं ला सकते, लेकिन कोई परिवर्तन के लिए तैयार होगा तो उसका सहयोग जरूर करेंगे। और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है। अखिलेश यादव ने जब मानसून ऑफर को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सामने वाले के पास लेने की हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने की ताकत रखते हैं अखिलेश यादव, ऐसा इशारों में उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन अगर कोई ला सकता है तो मैं उसको सहयोग जरूर करूंगा। और यहाँ पर बड़ा इशारा कर दिया है अखिलेश यादव ने कि यहाँ पर पहले आपको मानसून ऑफर का जिक्र किया था अखिलेश यादव ने कि अपने साथ विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। अब उसी प्रकार का ऑफर यूपी में चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर बड़ा झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा अंदर खाने नहीं, ये झगड़ा दिल्ली तक पहुंच चुका है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर